नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा रहे हैं 25-25 करके 4 पार्ट में। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 4 का लास्ट वाला चौथा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। इसका पहला पार्ट जो है हम देखेंगे। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 25 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि शिवाजी के समय सरनोबात का पद जो है वो किससे संबद्ध था? वित्तीय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या फिर सैन्य प्रशासन। तो देखिए, जो शिवाजी थे उनके राज्य का जो प्रशासन था उसकी अगर बात करें तो केंद्र स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था थी। सीधे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान की व्यवस्था आपको किसके टाइम में देखने को मिलती है? तो शिवाजी के समय में, जिसके अंतर्गत नाम से ही अष्ट है, यानी 8 मंत्रियों को जो है इसमें नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये कुल मिलाकर 8 जो है वो शामिल थे। जिसमें से अगर बात करें सेनापति या सर ए नौबत सेना की जो भर्ती है वो संगठन, रसद आदि का प्रबंध करने का कार्य करता था। तो ये जो सरनोबत है ये आपका सैन्य प्रशासन जो है इससे संबंधित आपका हो जाएगा। इसमें जोड़ के लिख दिया गया है सरनोबात, इसको सर ए नौबत ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो सैन्य प्रशासन जो है इससे संबंधित था, क्योंकि ये सेना की भर्ती हो गया, संगठन हो गया, इन सभी के प्रबंध का कार्य करता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। आपको पहचानना है और सही मिलान करके बताना है कि कौन सा जो है किससे सही मैच होगा। नीचे इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये सी वाले से मैच हो जाएगा। बायजिद अंसारी जो हैं ये रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक थे, तो ये जो है सबसे लास्ट वाले से मैच होगा। शाह मोहम्मद गाउस जो हैं ये तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे, तो ये आपका ए वाले से मैच हो जाएगा। और नूरुद्दीन नूरानी जो है बी वाला ऑप्शन जो बचा, यानी कि कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना इन्होंने की थी। तो इस आधार पर आपका बी वाला यहाँ पर सी डी ए बी जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन सा किससे मैच हो रहा है। इसमें निजामुद्दीन औलिया आपका, जो कि अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, ये पूछा ज्यादातर जाता है। और तानसेन के जो आध्यात्मिक गुरु और संगीत गुरु हैं शाह मोहम्मद गाउस, इनका नाम पूछा जाता है। तो ये 2 अवश्य आपको जो है वो याद होने चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? तंजौर, वनवासी, कांची या फिर बादामी। तो 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तंजौर, वनवासी, कांची या फिर बादामी। आपको बताना है कि कदम्ब जो राजा थे उनकी राजधानी जो है वो क्या थी। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि कदम्ब जो राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना मयूर शर्मन जो है उन्होंने की थी। मयूर शर्मन ने स्थापना की थी किसकी? कदम्ब राजवंश की। साथ ही साथ राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वनवासी थी। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मयूर जो शर्मन था इसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि इसने 18 अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए थे, और जो ब्राह्मण थे उनको असंख्य गांव भी जो है वो दान में दिए थे। और जो कदम्ब राज्य है इसको पुलकेशिन द्वितीय ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। तो पहले तो इसी के पास था, तो बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्ब राज्य को जो है अपने राज्य में मिला लिया था। चौथा प्रश्न देखते हैं कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? 4 ऑप्शन है, बताइए। एंटिओकस द्वितीय, एंटीगोन गोनटास, मगस या फिर टॉलमी सेकंड। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा जो है वो कौन था। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एंटीगोन गोनटास करके जो दे रखा है ये आपका जो है वो सही होगा। और भी अन्य 4 नरेश थे। एक आपका सीरिया का अंतियोक था, मिस्र का टॉलमी था, और मग साइरिन का राजा था, और एक एपिरस जो है उसका अलेक्जेंडर नाम। ये सभी जो है आपको शिलालेख में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोनटास।
और जो 4 अन्य नाम बताए वो सभी नरेश थे। 5वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति का जो टीकाकार है वो कौन था? असहाय, विश्वरूप, भट्ट स्वामी या फिर मेघातिथि? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो मेधातिथि जो डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। मेधातिथि जो है, यहाँ पर मेधातिथि लिखा हुआ है पर अधिकतर जगह आपको मेघा घा जो है देखने को मिलता है, ये वाली घा। तो मेघातिथि जो है ये मनुस्मृति के टीकाकार है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और केवल इन्होंने ही नहीं टीका इस पे लिखे हैं। मनुस्मृति जो है इस पर कुल्लुक भट्ट और गोविंद राज, ये 2 नाम और देखने को मिलते हैं जिन्होंने इसी पर मनुस्मृति पर टीका जो है वो लिखी है। किसका किसका नाम है? कुल्लुक भट्ट और गोविंद राज। कुल्लुक भट्ट और गोविंद राज। अगला देखते हैं आपका प्रश्न छठा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या फिर संवैधानिक सुधार? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आपको बताना है किससे जो है वो संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या फिर संवैधानिक सुधार? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि संवैधानिक सुधार आपका बिल्कुल सही होगा। भारत शासन अधिनियम जो 1919 था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। और ये जो प्रस्ताव था इसको 1918 में जो है वो प्रकाशित किया गया था और संवैधानिक सुधारों से जो है ये संबंधित था। और ये अधिनियम अंतिम रूप से अगर बात करें तो 1921 में जाकर जो है वो लागू किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द जो है उसकी घोषणा किसमें हुई? तो इसी में ही जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया या घोषणा जो है वो की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो प्रांतीय शासन प्रणाली है उसकी भी स्थापना जो है वो हुई थी। प्रांतीय शासन प्रणाली। 7वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है वो किया? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है वो किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर उषा मेहता जो है ये बिल्कुल सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका समय आपको ये पता होना चाहिए 9 अगस्त, और अगर दिन नहीं याद रखना चाहते तो सन जरूर ध्यान रखिएगा 1942 इसको प्रारंभ हुआ था। और आंदोलन जब हुआ था उस टाइम कांग्रेस द्वारा मुंबई के कई भागों में रेडियो प्रसारण जो है वो किया जाता था। और जो ये रेडियो प्रसारण था इस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि जो उषा मेहता हैं ये भूमिगत रेडियो संचालन करने वाले छोटे से दल की जो है वो सदस्या थी। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि किसने सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन बाहर रखा गया? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर सर जॉन साइमन या फिर लॉर्ड इरविन? तो किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और इससे पहले के यदि प्रश्न प्रैक्टिस ना किए हो आपने तो अलग से UPSSC टेट प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें सभी इससे पहले के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन इन चारों में से डी वाला सही होगा, यानी कि लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी साइमन कमीशन का टाइम 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और इसी को ही व्हाइट मैन कमीशन भी जो है वो कहते हैं। ये जो कमीशन था इसका उद्देश्य क्या था? इसका कमीशन का उद्देश्य था ये जांच करना क्या भारत को और अधिक जो संवैधानिक अधिकार हैं वो दिए जाएं, उनका स्वरूप क्या हो, ये सारी चीजें जो है इसके
उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो साइमन था उसी की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। ये जो सुझाव था उसके लिए जो लॉर्ड इरविन थे, इनके कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर जो है वो रखा गया। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूरसेन, बटुकेश्वर दत्त या फिर जे.एम. सेनगुप्त। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो चटगांव आर्मरी कांड कह लीजिए या फिर चटगांव शस्त्रागार धावे कह लीजिए, इसके जो प्रमुख थे नेता, उनका नाम था सूर्यसेन। ये जो है, जो सूर्यसेन थे, ये इनका नाम तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ ये जो चटगांव आर्मरी रेड थी, ये हुई कब थी? तो ये 18 अप्रैल 1930 को जो है वो हुआ था ये कांड। जो ये सूर्यसेन थे, ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे, और असहयोग जो है, जब उसकी वापसी की घोषणा हुई थी, तब ये जो सूर्यसेन थे, ये शिक्षक का कार्य करने लगे थे। इसीलिए इनको मास्टर दा की उपाधि भी दी गई है। लोग कहकर इनको मास्टर दा भी बुलाते थे। और आगे चलकर 12 जनवरी 1934 को, 1930 को मैंने बताया, 18 अप्रैल 1930 जो है, इसको चटगांव शस्त्रागार लूटने के बाद यहाँ पर एक समानांतर सरकार गठित की गई। और बाद में जब 1934 का समय आया, तब सूर्यसेन जो है, इनको फांसी दे दी गई थी। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, ऐसे ही 1888, 1890, 1892 चार दे रखे हैं। उसके सामने उनका स्थान दे रखा है। आपको बताना क्या है, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन, कांग्रेस अधिवेशन की जब भी बात हो, पहला आपको अवश्य पता होना चाहिए, जो कि 1885 में स्थान था आपका बम्बई, और किसकी अध्यक्षता में, यह भी पूछा जाता है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये अध्यक्ष थे, स्थान था बम्बई, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 जो है, इसमें हुआ था। इनमें से गलत की बात करें तो आपका 1892 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि यहाँ बम्बई लिखा है, ये आपका गलत है, क्योंकि 1892 का जो स्थान था वो इलाहाबाद था आपका। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे आपके 1892 में। 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन था, इस समय बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो अध्यक्ष थे। 1888 में जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में स्थान था और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन, और फिरोज शाह मेहता जो है वो अध्यक्ष थे। तो ये कुछ है जो आप याद रख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल जो है वो आपको बताना है, मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी या पक्षाव स्तरीय। सेम ऐसे ही आपका कोर्स भी है कि 10 नंबर के आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, उसके बाद देखिए यहाँ से 11 से अब आपके ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पक्षाव स्तरीय जो है वो सही होगा। पक्षाव मेघ जो है, ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई लगभग लगभग 6000 से लेकर के 12,000 मीटर तक जो है आपको देखने को मिलते हैं। और देखने में आप इनको अगर डिफाइन करेंगे तो सफेद रेशम की भांति कोमल और छितराए हुए मेघ होते हैं, और ये जो है वो हिमकणों से जो है वो बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा जो है वो नहीं होती, ये इनकी विशेषता होती है। एक विशेषता और बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, वो ये कि जो ये वाले मेघ होते हैं पक्षाभ स्तरीय, ये चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले ये मेघ दिखाई देते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक के रूप में भी इन्हें जो है वो जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स एक वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये किसके किसके मध्य संबंध को दर्शाता है। बात करें इसके आकार की, तो उल्टा यू आकार का जो है ये होता है, कुछ इस टाइप से। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, जो कि सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ परमाणु विद्युत संयंत्र दे रखे हैं और एक तरफ उनके राज्य दे रखे हैं।
आपसे ये कहा गया है कि सही उत्तर को जो है वो चुनिए। नीचे देखिए यहाँ पर सही मिलान के लिए 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। बताइए कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें काकरा पार की, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका गुजरात में है। फिर बात करें कैगा की, तो कैगा जो है आपका कर्नाटक से मैच हो जाएगा। रावत भाटा की बात करें तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और जो नरौरा है आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। क्रम आपका क्या हो जाएगा, डी वाला देखिए सही होगा। सबसे पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 3 और 4। तो डी वाला यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। ये ध्यान सभी रखिएगा। नरौरा तो आपने यूपी का सुना ही होगा, रावत भाटा राजस्थान का, कैगा का कर्नाटक, काकरा पार जो परमाणु विद्युत संयंत्र है वो गुजरात। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के, या फिर गोदावरी मुहाना के। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। श्रीहरिकोटा आप जानते हैं द्वीप कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आंसर की बात करते हैं तो पुलिकट झील जो है इसके निकट स्थित है। और एक यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये जो द्वीप है पुलिकट झील के निकट, ये द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी द्वीप पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी जो है वो स्थित है। तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और ये जो पहला ऑप्शन चिल्का झील दे रखा है ये बहुत फेमस है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रख सकते हैं आप। अगला 15 प्रश्न आपको एक तरफ फसलों के भारतीय संस्थान दे रखे हैं और एक तरफ वो जहाँ स्थित है वो दे रखा है। तो सबसे पहला है आई आई वी आर, फिर IIPR, इस टाइप से SRHR, इस टाइप से दे रखा है। आपको एक एक बताना है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला जो है IIVR, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। जो वी है इससे क्या हो जाएगा, वेजिटेबल, आर से रिसर्च। बाकी आई तो स्टार्टिंग का है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, वो सब में ही कॉमन है लगभग लगभग। तो IIVR आपका वेजिटेबल्स रिसर्च कहाँ है, वाराणसी में है। तो आपका तीसरे वाले से ये मैच हो जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है IIPR। अब बताइए PR से क्या होगा। तो P जो इसकी है ये इससे फुल फॉर्म हो जाएगी पल्सेज। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, पल्सेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दलहन। हिंदी में क्या कहते हैं, दलहन। तो दलहन अगर बात करें रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो इन चारों में से आपका कानपुर से जो है वो मैच हो जाएगा पहले वाले से। तीसरा है IISR, तो एस से आपका सुगर केन हो जाएगा। सुगर केन जानते हैं आप, तो उसको बताइए कहाँ पर किससे मैच होगा। तो शुगर केन जो है आप जानते हैं लखनऊ से संबंधित हो जाएगा, चौथे वाले से मैच। और लास्ट वाला है IIHR, एच से क्या हो जाएगा आपका, हार्टिकल्चर। एच से क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर। बताइए हार्टिकल्चर कहाँ है। हार्टिकल्चर जो रिसर्च है वो आपका बेंगलुरु में है। ये सेकंड वाले से मैच होगा। बात करें हार्टिकल्चर होता क्या है, तो आप कहेंगे विज्ञान की वो शाखा जिसमें अनाज, फूल, पौधे, इनको उगाने से लेकर उनकी जो मार्केटिंग है उन सभी का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो वो आपका बेंगलुरु में जो है वो स्थित है। अब आंसर कौन सा इन चारों में से सही होगा, तो आपका डी वाला सही होगा। सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ध्यान रखिएगा ये सभी स्थान आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, और कांग्रेस अधिवेशन वाला एक आया था, और एक परमाणु संयंत्र वाला आया था। ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा 16 नंबर का प्रश्न। प्रश्न आपका है किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जननांकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा। 5 से 14, 15 से 60, 60 से 80, या 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 15 से 60 आयु वर्ग जो है ये सही होगा। और आपका जो जनांकी लाभांश है, ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि है जिसको हम UNFPO कहते हैं, उसके द्वारा इसको सीधे सीधे
आर्थिक उत्पादकता से जोड़कर जो है वो बताया गया है। तो 15 से 60 आयु वर्ग जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, स्वाधार योजना जो है वो है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए साझा गृह की व्यवस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कठिन परिस्थिति जो है उनमें महिलाओं के लिए आपका सही होगा। स्वाधार जो योजना है ये सन 2002 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके रहने का, खाने का, कपड़े का, ये सभी देखभाल की जाती है। और साथ ही साथ इसमें विधवा महिलाएं, जेल से जो रिहा होती महिलाएं जिनको घर से संरक्षण नहीं प्राप्त होता है, वो महिलाएं, और प्राकृतिक आपदा में जो जीवित बची महिलाएं होती हैं, आतंकवाद, उग्रवाद, इनसे पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, तो ये सभी जो है वो स्वाधार योजना से में अंतर्गत जो है वो आ जाती हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 18 नंबर कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो है वो क्या है। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लीला लील फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, या वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। नाम सही है स्पष्ट, मेक इन इंडिया यानी कि वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सन आपको पता होना चाहिए मेक इन इंडिया का, तो ये था 25 सितंबर 2014। अब तो काफी पुरानी योजना हो गई है मेक इन इंडिया, वरना उस समय जब ये नई योजना आई थी तो अधिकतर इन योजनाओं पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे उसमें निबंध लिखने को आता था। अब केवल इनके संदर्भ में कार्य हो रहे हैं। तो वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना सही होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर, प्रोफेसर पी सी महालनोबिस का नाम जो है किस योजना से जुड़ा हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका दूसरी योजना जो है वो सही हो जाएगा। योजना से मतलब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से है। तो जो दूसरी योजना थी वो आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक जो है वो चली थी। 1956 में 1 अप्रैल था, 1961 में 31 मार्च था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो पीसी महालनोबिस हैं इनके द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, इसीलिए इनका नाम द्वितीय योजना से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर योजना को लेकर के कि विकास दर का जो लक्ष्य था वो कितना था। तो इस दूसरी योजना में 4.5 लक्ष्य रखा गया था, पर प्राप्त आपका 4.3% ही जो है वो रहा था। और जितनी भी योजनाएं थी इसमें एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अगर दूसरी योजना की बात करें तो इसमें औद्योगिकीकरण जो है उसको प्रमुख लक्ष्य जो है वो माना गया था। 20 प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जो रुपए है उसकी गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय जो है वो नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है गैर जरूरी जो वस्तुएं हैं उनके आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो ये तो आपका सही है क्योंकि आपको नहीं पूछा गया ना। अगर आप जो जरूरी की नहीं है उनको उनका आयात आयात मतलब होता है बाहर से चीजें मंगाना, उन पर नियंत्रण करेंगे और जो यहाँ से निर्यात है उसको ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, तो ये जो रुपए है उसकी गिरावट रोकने के लिए समर्थन मिलेगा। जबकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा उपाय नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड बॉन्ड जो है जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही है, सही वालों पे टिक लगा दे रहे हैं। तीसरा कह रहा है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी आपका सही है। चौथा ही बचा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो जो आरबीआई है वो प्रसरणशील जो मौद्रिक नीति है इसका अनुसरण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इससे रुपए का जो मूल्य होगा उसमें बढ़ोतरी के बजाय क्या होगी, गिरावट आ सकती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर देखते हैं कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, या फिर 20 और 10। ये हमारे लास्ट के 5 प्रश्न जो है इस पहले पार्ट के बचे हुए हैं। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन। वैसे यहाँ पर प्रश्न में
राजस्थान जिला आयोजन समिति इस टाइप से होना चाहिए था, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होता। राजस्थान जिला आयोजन समिति में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 20 और पदेन जो सदस्य हैं उनकी संख्या 3 है। इस टाइप से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? 126, 137, 138 या फिर 139? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो अनुच्छेद 137 आपका बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 137 जो है इसी के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए कोई भी नियम है तो उसमें पुनरावलोकन या पुनर्विचार की जो शक्ति है वो इस 137 अनुच्छेद में जो है आपको देखने को मिलती है। जो अनुच्छेद 126 दे रखा है ये कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 138 दे रखा है ये उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि से संबंधित है। 139 दे रखा है ये कुछ रिट जो है वो निकालने की जो शक्तियां हैं उनका उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त जो है वो ये अधिकार दिया जाता है। तो इस टाइप से आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा। ये वाला प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था कि भारत में वित्तीय आपातकाल जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं उसकी घोषणा आज तक कितनी बार जो है वो की गई है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो आंसर की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, तो आंसर यहाँ पर कभी नहीं जो है वो सही होगा। पर इस चीज को समझिए कि जो आपातकाल है उसकी स्थिति को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस चीज को यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में वित्तीय पूछा गया था इसीलिए मैंने कभी नहीं आंसर यहाँ पर दिया है, क्योंकि आपातकाल तो लगा है पर वो वित्तीय आपातकाल नहीं है, वो दूसरे टाइप का आपातकाल लगा है। अब आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में आता है। दूसरा आपका होता है राष्ट्रपति शासन या कह सकते हैं राज्य में आपात की स्थिति, ये आपका अनुच्छेद 356 में आता है। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि आपका आर्टिकल 360 360 अनुच्छेद में आता है। अब पहले को समझिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसमें किसी प्रकार का युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनके कारण जो आपातकाल की स्थिति होती है वो आपकी आती है अनुच्छेद 352 में, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा आपका, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 44वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द है, पहले आंतरिक अशांति वर्ड यूज किया जाता था, उसकी जगह अब जो शब्द है वो अब सशस्त्र विद्रोह जो है वो यूज किया जाता है। तो क्या मैंने बोला कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द है उसकी जगह प्रतिस्थापित जो है वो किया गया है। दूसरे की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया राज्य से संबंधित, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से जो उत्पन्न आपात होता है वो आपका राष्ट्रपति शासन कह लीजिए या फिर राज्य की आपात स्थिति कह लीजिए, वो अनुच्छेद 356 में आता है। और तीसरा आपका आखिरी जो कि वित्तीय आपात है, वो भारत में अभी तक मैंने बताया कि वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। जो आपका इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि का आपातकाल भारत में लगा था, वो आपका धारा 352 के अधीन आपातकाल जो है वो लगा था। और एक आपातकाल आपका भारत चाइना जो युद्ध हुआ था उसमें लगा था, और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लग चुका है। और बात करें जो सेंटर वाला है ये राज्य आपातकाल, ये आपका 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में पूछेंगे हम आपसे। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपका सही हो जाएगा। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व जो है उनका उल्लेख किया गया है संविधान के, और राज्यों का कर्तव्य होगा कि इसे जो है वो लागू करें। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। के अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो
सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी ट्रेडर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। एक तरफ विषय दे रखे हैं, एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, आपको मिलाना है। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन की। तो निर्वाचन जो है आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329, ये इससे मैच हो जाएगा थर्ड वाले से। फिर अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध जो है इसकी बात करें तो ये किससे मैच होगा, ये आपका 369 से 392 जो है इससे मैच होगा, जो कि इसके सामने ही लिखा हुआ है। फिर आपका भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है ये 301 से 307 जो है इससे मैच होगा। और जो बचा आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये आपका 245 से 255 पहले वाले से मैच हो जाएगा। तो आंसर इन चारों में से पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का चौथा और डी का पहला। तो यही आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर, डी ऑप्शन है 10 नवंबर और डी ऑप्शन है 10 नवंबर और डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग पेट के एग्जाम के लिए शाम के 8 बजे की है। एक और लाइव टाइमिंग है, वो है दोपहर के 3 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज को मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।